अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में मेंटल हेल्थ हर युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती बन गया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ओवर थिंकिंग युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। हमारे देश में सर्वाधिक युवा ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन की समस्या है, एंजाइटी की, तनाव की समस्या है। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें पढ़ाई को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होता है। मुश्किल ये है कि जो हमारी वर्तमान में शिक्षा प्रणालियां हैं, उन शिक्षा प्रणालियों में ज्यादातर जोर जो दिया जाता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर दिया जाता है, बच्चे की बुद्धि का विकास हो। फिल्म आई थी 3 इडियट्स जिसमें बिल्कुल मैसेज दिया गया था कि बच्चे को जहां जाना है उसे वहां जाने दें, उसकी बिल्कुल प्रेशर न जमाए। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि 18 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र की जो युवा पीढ़ी होती है, इनमें डिप्रेशन की मात्रा कुछ ज्यादा नजर आती है। इस समय में अगर लोगों को सही लाइन न मिले, इस समय अगर लोग मानसिक समस्याओं की गिरफ्त में आ जाएं, तो उनके अंदर फिर कई तरह के डेविएशंस या डिरेलमेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में मेंटल हेल्थ हर युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती बन गया है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इसके अलावा डिप्रेशन अब ये किसी किताब का हिस्सा बनकर नहीं रह गए हैं, ये हर दूसरे युवा में नजर आने लगे हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शर्मा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जयप्रकाश यानी कि जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि शुरुआत ही मैंने की थी कि ओवर थिंकिंग युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है, स्ट्रेस का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है सर कि उनकी जो ओवर थिंकिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो एक डिप्रेशन में जा रहे हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और हम जहां एक तरफ ये बोलते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें बोलने में, जानने में, समझने में, लेकिन थोड़ी निराशा तब हमें होती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक युवा ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन की समस्या है, एंजाइटी की, तनाव की समस्या है। देखिए, तनाव की जहाँ तक बात है और आप उससे आगे आने वाली समस्या जो ओवर थिंकिंग जिसकी तरफ आपने जिक्र किया, तो तनाव जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो तनाव होना ज़रूरी भी है, लेकिन तनाव दो तरह का होता है। एक सकारात्मक तनाव होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, दूसरा नकारात्मक होता है जिसको नेगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं या डिस्ट्रेस कहा जाता है। तो आजकल के यूथ में, आजकल के किशोरों में और इवन सभी वर्गों में नेगेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसके कई सारे कारण हैं। उसके बायोलॉजिकल कारण होते हैं, माने जैविक कारण, उसके मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं या मानसिक कारण होते हैं, उसके कई सामाजिक कारण भी होते हैं। देखिए, जो मनुष्य की निर्मित है, मनुष्य जो बनता है, हम आप सारे दुनिया के जो मनुष्य जो निर्मित होते हैं, वो अपने नेचर, अपनी प्रकृति से और अपने नर्चर माने अपने पालन पोषण, अपने देखभाल के तौर तरीकों से निर्मित होते हैं। तो केवल ये कहना कि उनके जीन्स में, उनकी वंशानुगतता में कोई समस्या है जिसकी वजह से वे ऐसे हो रहे हैं, ये उचित नहीं होगा, बल्कि उनके परिवेश में, हमारे आसपास के परिवेश में वे कारक लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो व्यक्ति को उदास, व्यक्ति को तनाव में, परेशानियों में, ओवर थिंकिंग में और कई तरह की समस्याओं में जकड़ लेते हैं। तो हमें ये समझने सोचने की ज़रूरत है कि वे कारक कौन से हैं। क्या वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, क्या वो सोशल इश्यूज़ हैं, क्या वो कुछ पर्सनल लेवल के रिलेशनशिप वाले इश्यूज़ हैं। तो ऐसे इश्यूज़ हैं, लेकिन पर वो इश्यूज़ सबके लिए अलग अलग होते हैं। कोई लोग अपने फाइनेंशियल रीज़न, वित्तीय संकट का सामना करते हैं, कोई लोग अपने रिलेशनशिप के ऐसे कारण होते हैं कि वित्तीय स्तर पर तो वे बेहतर हैं लेकिन उनके संबंधों में समस्याएं हैं। कई लोग अपने अलग सामाजिक कारणों से परेशान होते हैं, कई लोग तमाम सांस्कृतिक कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग परेशान होते हैं, उनको आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। तो तनाव आना, कोई भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होना या डिप्रेशन जैसी समस्या होना या इवन नशा, इसकी भी जो समस्या होना, जो भी एक मानसिक समस्या है, इन सबके जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अपने अपने अलग अलग तरह के कारण होते हैं जिन्हें हमें हर व्यक्ति में अलग अलग ढंग से टटोलना होता है, ढूंढना होता है। हाँ सर, काफी सही चीज आपने बताई है, लेकिन सर अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें पढ़ाई को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होता है। इसका कारण क्या माना जाए?
परिवार की या समाज की उनसे कुछ ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं, या फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं या किसी दूसरे लक्ष्य को देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका है, या उसको देखकर वो थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेते हैं? ये सारे कारण हैं। और जो हमारा शिक्षा तंत्र है, वो शिक्षा तंत्र भी, जो एजुकेशन सिस्टम जो है, वो भी एक तरह से अपूर्ण सिस्टम है। देखिए, जब हम शिक्षा के दार्शनिकों को पढ़ते हैं तो शिक्षा के दर्शन में ये कहा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य है 3 स्तर पर काम करना मनुष्य के साथ में। पहला स्तर है कि उसको कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक रूप से बेहतर करना, उसके हायर मेंटल फंक्शंस को उचित करना, बेहतर बनाना। दूसरा उसका उद्देश्य है कि उसमें कोग्निटिव फंक्शंस, माने उसके ब्रेन और उसकी बॉडी में एक बेहतर तालमेल बने। ये भी शिक्षा सुनिश्चित करती है, स्पोर्ट्स के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, तमाम और चीजों के द्वारा। और तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा का, वो है अफेक्टिव डेवलपमेंट, माने भावनात्मक विकास करना। पर लेकिन मुश्किल ये है कि जो हमारी वर्तमान में शिक्षा प्रणालियां हैं, उन शिक्षा प्रणालियों में ज्यादातर जोर जो दिया जाता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर दिया जाता है। बच्चे की बुद्धि का विकास हो, बच्चे की मेमोरी अच्छी हो जाए, बच्चे में इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा हो जाए, बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर बढ़ जाए। लेकिन उसमें साइको मोटर एक्टिविटीज ठीक हो पा रही हैं, उसके अंदर इमोशनल टोन ठीक से डेवलप हो पा रही है, इसके बारे में हमारी शिक्षा व्यवस्था ढंग से अभी भी एड्रेस नहीं करती है चीजों को। फिर जैसा आपने ही इंडिकेट किया कि पारिवारिक दबाव होते हैं, सामाजिक दबाव होते हैं, उनके स्कूल, आजकल तो स्कूल भी बहुत प्रेशर करने लगे हैं, काफी प्रेशर होने लगा है। तो इस तरह के उनके अपने परिवेशीय दबाव, उनके अपने पीयर ग्रुप्स के दबाव, उनके अपने रिलेटिव्स के दबाव। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जिनके रिजल्ट्स, सीबीएसई के रिजल्ट्स 70 to 80% के बीच थे, लेकिन सारे बच्चे, 6 बच्चे इस बार के रिजल्ट के बाद मेरे पास आए, वो सारे बच्चे ऐसे रो रहे और इतने दुखी थे कि जैसे उन सबका किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया हो। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो बोले नहीं, हमारे मम्मी पापा हमसे खुश नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि 90 के ऊपर आएंगे, ज्यादा नंबर कम आ गए, उनके 70 to 80 के बीच में उनके मार्क्स आए, लेकिन उनके मदर फादर 90 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन, देखिए जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य को WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषित किया है। वो बोलते हैं कि पहला जो इंडिकेटर है मानसिक स्वास्थ्य का, वो है अपनी क्षमताओं को जानना, अपनी एबिलिटीज को समझना, अपने पोटेंशियल को समझना। और माता पिता अपने बच्चों की एबिलिटीज को समझे, पोटेंशियल को समझे कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है और क्या और मैं इसमें डेवलप कर सकूं। तो शिक्षा की जहां तक बात है, तो ना तो व्यक्ति खुद, बच्चे खुद बड़े होने पर भी, कॉलेज करने पर भी अपने पोटेंशियल को नहीं समझते हैं, और उनके मदर फादर, उनका स्कूल भी उनके जो रियल पोटेंशियल है, जो उनकी असली शक्ति है, जो असली क्षमता है, उसको वो लोग भी आकलन नहीं कर पाते। तो फिर होता ये है कि वो जिनको जहां जाना चाहिए वो वहां नहीं होते, और जिनको जहां नहीं होना चाहिए वो वहां होने लगते हैं। तो इससे कई तरह की समस्याएं। यानी कि जो फिल्म आई थी 3 इडियट्स, जिसमें बिल्कुल मैसेज दिया गया था कि बच्चे को जहां जाना है उसे वहां जाने दें, उसके ऊपर प्रेशर न जमाएं। बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी बातचीत की और आपने बताया कि माता पिता का प्रेशर होता है, जैसे कि आपने बताया भी, उदाहरण भी दिया कि बच्चे पे आपके समय थे। सर मैं चाहूंगा कि एक अपील आपकी तरफ से उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि उन्हें नंबर ज्यादा लाना है, उनके लिए सर एक अपील हो। देखिए, मैं अपील के तौर पर तो सारे पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान दें, ना कि उसके परसेंटेज के विकास पर, कि कितना परसेंटेज, कितना CGPA उसका बढ़ा है। देखिए, हर बच्चे, कोई भी बच्चा जो दुनिया में आता है वो पोटेंशियल लेस नहीं होता। हर बच्चे के अंदर किसी ना किसी तरह की क्षमता होती है। शायद उसमें म्यूजिकल कैपेसिटी हो, शायद उसमें मैथमेटिकल कैपेसिटी हो, शायद उसमें मैकेनिकल कैपेसिटी हो, शायद वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हो, शायद वो कुछ और बनना चाहता हो। तो अपने बच्चे के पोटेंशियल को पहचाने। सारे माता पिता से मेरा अनुरोध है कि अपने आपका बच्चा किस लिए है दुनिया में, उसमें क्या कैलिबर है, क्या क्षमताएं हैं, क्या एप्टीट्यूड है, उसको समझें, उसको जांच करवाएं। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो मन कक्ष में आकर के उसकी जांच करवाएं, जो हर सरकारी अस्पताल में, माने मध्य प्रदेश के सारे सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में मन कक्ष बनाए गए, वहां आकर के अपने बच्चों की क्षमताओं की जांच करवाएं। और जो बच्चा आपका जो कर सकता है, जिस एरिया में वो जा सकता है, उनके एप्टीट्यूड की जांच करवाएं, उनके इंटरेस्ट की जांच करवाएं, उनके IQ की जांच करवाएं, और फिर उसके अनुसार बच्चे को शेप देना शुरू करें। सर इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है और क्लिनिकल एंजाइटी बोलते हैं, इन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं युवा भी कंफ्यूज रहता है कि आखिर उसे क्या है। दोनों को
इन दोनों में पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, और फिर दूसरी बात सर ये कि युवा इसको कैसे पहचाने। देखिए, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला था तनाव बहुत ज़रूरी है, तनाव से हम बच नहीं सकते, होता ही है तनाव, लेकिन दो तरह का होता है। एक तनाव होता है जो सकारात्मक होता है, वो हमें मोटिवेट करता है। जैसे हमारी परीक्षा आ रही है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ हासिल करना है, उसके लिए भी हमारे अंदर तनाव होता है। अगर वो तनाव सकारात्मक होगा तो हम उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की रणनीतियाँ बनाएंगे, हम उस चीज़ को हासिल करने की, उस लक्ष्य को पाने की रणनीतियाँ बनाएंगे। हम खुद में मेहनत करेंगे, हम लोगों से पूछेंगे, हम किसी और चीज़ को कंसल्ट करेंगे, हम सोशल मीडिया और तमाम सारी चीज़ों, गूगल को, इनको उनको खंगालेंगे, देखेंगे, और जैसे तैसे होगा तो हम उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वो हमें आगे बढ़ने की रणनीतियाँ देता है, माने वो हमें मल्टीप्लाई करता है, वो हमें बहुगुणित करता है। लेकिन नकारात्मक तनाव हमें मल्टीप्लाई नहीं करता, वो हमें माइनस कर देता है, वो हमें घटाता है, वो हमें कमज़ोर करता है। तो बल्कि वो हमारे अंदर एक तरह की क्लाउडिंग ऑफ घबराहट, जिसको बोलना चाहिए, घबराहट के बादल, डिप्रेशन के बादल, चिंता के बादल हमारे चारों तरफ खड़े करता है और हमें एस्केपिस्ट बनाता है। माने हम उन परिस्थितियों से भागने की, बचने की और विमुख हो जाने की कोशिश करते हैं। तो ये समझें कि कोई भी चीज़ अगर आपको मोटिवेट कर रही है, उसमें आपको रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है और आपको और भी ज़्यादा हासिल करने के लिए वो आपको प्रेरित कर रही है, तो वो सकारात्मक तनाव है। लेकिन कोई चीज़ आपको कोई रुचि पैदा नहीं कर रही, रस पैदा नहीं कर रही, बल्कि आपको उससे भगा रही है, आपको उससे एस्केप करवा रही है, दूर कर रही है, तो वो नकारात्मक तनाव होता है। इसी तरह से मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा चिंता की बात। चिंता की जो बात है, चिंता भी दो तरह से हम लोग आकलन करते हैं। एक होती है ट्रेट एंजाइटी, एक होती है सिचुएशनल एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी माने हमारे व्यक्तित्व के जो ट्रेट हैं, गुण हैं, उन व्यक्तित्व के गुणों में शुरू से ही बच्चे के पालन पोषण में जो तमाम सारी माता पिता की त्रुटियां होती हैं, तो बच्चे को शुरू से ही चिंतित बना देती हैं। बच्चा किसी भी टारगेट को, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में घबराता है, चिंता महसूस करता है और कॉन्फिडेंस लूज करता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेट एंजाइटी, माने बच्चे के व्यक्तित्व के गुणों में ही वो एंजाइटी या चिंता सम्मिलित हो गई शुरू से ही। दूसरी होती है सिचुएशनल एंजाइटी, जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन आने पर ही बच्चा इस तरह का व्यवहार करता है, अदरवाइज वो ठीक है। तो ये दो तरह का तनाव होता है, दो तरह की चिंता होती है और बहुत कुछ निर्भर करता है इस पर कि उसका पालन पोषण कैसा हुआ है, उसको परिस्थितियां कैसी मिली हैं, क्योंकि एवरी बिहेवियर इज द लर्न्ड बिहेवियर। सारा व्यवहार सीखा हुआ व्यवहार है। हम अगर प्रेम भी करते हैं, हम अगर नफरत भी करते हैं, हम अगर आक्रामक भी होते हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं, कहीं ना कहीं से हम सीखते हैं। तो क्या हम बच्चे को सिखा रहे हैं, कैसा उसको लर्न करवा रहे हैं, कैसी हमारी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां वो उसके व्यक्तित्व को, तनाव सहने की क्षमता को, एंजाइटी से निपटने की क्षमता को निर्धारित करते हैं। सर, जो एक रिपोर्ट्स आई थी और लगातार सोशल मीडिया पर भी हम लोग देखते रहते हैं, कई लोग इस बात को जानना भी चाहते हैं और खासतौर पर सर जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ये कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट्स आई है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि 18 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के जो युवा पीढ़ी होती है, इनमें डिप्रेशन की मात्रा कुछ ज़्यादा नजर आती है। कारण क्या होता है सर? क्योंकि आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे, आप उसमें क्या सर स्टडी अभी तक कर पाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जो एडोलेसेंट एज होती है 10 से लेकर 19 वर्ष, 18 साल से 30 साल तक का जो उम्र का जो पीरियड है, वो बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड है अचीव करने के लिहाज से, चीज़ों को हासिल करने के लिहाज से, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिहाज से। ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है लाइफ का। दूसरा और तीसरा दशक, जिसकी तरफ को आपने जिंदगी के दूसरे और तीसरे दशक को आपने इंडिकेट किया, ये दोनों दशक जो हैं ये बहुत हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान बनती है, हमारा करियर बनता है, हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड बनता है, लोगों की शादियां जनरली इस उम्र में होती हैं, लोग अपने फैमिलीज बनाते हैं और इंटायर फ्यूचर ये दूसरे और तीसरे दशक से उनके निर्धारित होते हैं। इस समय में अगर लोगों को सही लाइन न मिले, इस समय अगर लोग मानसिक समस्याओं की गिरफ्त में आ जाएं, इस पीरियड में अगर लोग फ्रस्ट्रेशन में आने लगे, इस पीरियड में अगर लोगों को उचित शिक्षा दीक्षा न मिले, इस पीरियड में अगर लोग नशे का शिकार हो जाएं, तो उनके अंदर फिर कई तरह के डेविएशंस या कई तरह के भटकाव या डिरेलमेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यही वो पीरियड है जिस पीरियड में सर्वाधिक डिप्रेशन के केसेस उभरने लगते हैं, क्योंकि लोगों को हासिल नहीं कर पाने पर उनको कई तरह की कुंठाएं उपजती हैं, हासिल नहीं कर पाने पर, पहचान नहीं बना पाने पर उनको कई तरह की समस्याएं होती हैं और वो एक तरह से छटपटाहट में जीने लगते हैं कि कैसे भी हो, जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण, वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय निकल रहा होता है,
और जो है कैरियर शेप नहीं ले पा रहा होता है, परिवार बन नहीं पा रहा होता है, कई तरह की समस्याएं सामने आ रही होती है। तो ये जो 2 दशक हैं, ये भयानक चुनौतियों वाले, भयंकर चुनौतियों वाले दशक होते हैं, जिनमें व्यक्ति अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, अपने आप को स्थापित करता है। और अगर उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो कई सारे लोग इसमें चूक जाते हैं, बहुत तरह की मुश्किलें आती हैं। तो ये इसलिए लोगों को डिप्रेशन इस समय में ज्यादा कई बार ये भी होता है कि जैसे कई युवा होते हैं या फिर लोग होते हैं, वो अपनी बात को किसी के सामने रखना चाहते हैं, या फिर कोई कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन वो रख नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। सर, उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए कि हाँ, आपका जो बच्चा है, आपके परिवार का जो कोई हिस्सा है, वो इस समय स्ट्रेस में जी रहा है? ये बिल्कुल ठीक सवाल आपने कहा, क्योंकि ये जो इंडिकेट आप करते हैं कि लोग अपनी बात कह नहीं पाते, इसको बोलते हैं लैक ऑफ असर्टिवनेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता, तो उसमें या तो सोशल स्किल्स ठीक नहीं होंगे, उसको सोशल एंजाइटी होगी, या उसके अंदर असर्टिवनेस की कमी होगी। तो हम लोग सोशल एंजाइटी को कैसे टैकल करना है उसके तरीके बताते हैं, कैसे हम असर्टिवनेस ट्रेनिंग देंगे। असर्टिवनेस में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है जो जनरली किशोर नहीं कर पाते, युवावस्था के लोग नहीं कर पाते, वो है ना कहना सीखना। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इस बात से परेशान रहते हैं कि वो लोगों को ना नहीं कह पाते। जब वो ना नहीं कह पाते तो वो नशे में आ सकते हैं, क्योंकि जो नशा उनका पीयर ग्रुप उनको करने के लिए बोल रहा है वो उसको रिफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो अनुचित दबाव में आ सकते हैं जो उनसे करवाने की कोशिश की जा रही है। कई पेरेंट्स भी बच्चों से अपने महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करवाने की कोशिश करते हैं, बच्चे वहां भी ना नहीं कर पाते। तो असर्टिवनेस ट्रेनिंग होना उनकी बहुत जरूरी है, ना कहना सीखना उनको बहुत जरूरी है, सोशल स्किल ट्रेनिंग्स लेनी उनको बहुत जरूरी है। और मदर फादर की जहां तक आपने बात की, देखिए ज्यादातर मदर फादर बच्चों को अपना असेट मानते हैं कि वो हमारा एक असेट है, जबकि उनकी भी एक सेपरेट एंटिटी है, उनकी भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो भी एक संपूर्ण मनुष्य है, मानव है। उनकी भी इच्छाओं को समझना, उनकी भी इच्छाओं का सम्मान करना और उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको शेप देने और बात करने की जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, मेंटल प्रॉब्लम्स को जो हम टैकल कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है मेंटल प्रॉब्लम को ट्रीट करने का, टैकल करने का, वो है पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार के कौशल। जो माता पिता में, पेरेंटिंग में सबसे पहले संचार के कौशल अच्छे होना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों से कैसे बात करनी है, कैसे ऐसे बिहेवियर को बच्चों को सिखाना है जो बच्चों को पसंद नहीं है, जो बच्चे सीखना नहीं चाहते, लेकिन आपके पास में अगर संचार का जादू है, अगर वो कौशल आपके पास में है, माता पिता के पास में है, वो पेरेंटिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो निश्चित तौर पर वो अच्छे से बात करके बच्चों के साथ में रैपो एस्टेब्लिश करके और बच्चों को क्वालिटी टाइम देके, माने बहुत सारे मदर फादर बोलते हैं हम पैसा दे रहे हैं, हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे जमाने में तो इतना कुछ था ही नहीं, तो भी ये वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमने कर लिए। भाई, सुविधाओं से, पैसे से बच्चे फिर भी उतना नहीं कर पाएंगे जितना आपके क्वालिटी टाइम देने से और आपके पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल्स से बच्चे कर पाएंगे। तो माता पिता को ये क्वालिटी टाइम और पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दो को याद रखकर पेरेंटिंग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सर, इसके अलावा अब चूंकि 2025 चल रहा है, कई बार हम ऐसे केसेस भी देखते हैं कि जब रिलेशनशिप में कोई होता है, वैसे में बीच में ब्रेक लगना या फिर किसी का ब्रेकअप हो जाना या फिर कोई इमोशनल ड्रामा उसके सामने क्रिएट हो जाना, तो क्या सर ये भी युवाओं को अपनी ओर प्रभावित करते हैं? डेफिनेटली ये ऐसे केसेस हमारे पास में बहुत आ रहे हैं। कम उम्र में, बहुत कम उम्र में बच्चों के, माने किसी का 6 साल की उम्र में रिलेशन हो गया, माने हम मतलब सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में ये जो जेन जी और जो बाद की जो जेन जेड और ये सारी जो पॉपुलेशन, जो लोग हैं, ग्रुप हैं, ये कितनी कम उम्र में, माने ये तो इस उम्र में एक तो संकट ये है कि हम मोबाइल का, एआई का, मशीन लर्निंग का बहुत उपयोग करते हैं। एक बात, आप मोबाइल, मशीन लर्निंग, एआई का ज्यादा उपयोग करेंगे तो आप इमोशनली उतने साउंड वायबल नहीं रह जाएंगे। तो स्टीफन हॉकिंस ने, जो आइंस्टीन के बाद सबसे अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि एआई, मशीन लर्निंग हमारा रोबोटाइजेशन कर रहा है। तो आज के यूथ, आज के किशोरों के सामने ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इमोशनली कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करना और इमोशनली कैसे रिएक्ट करना, वो नहीं समझते, बल्कि वो उनके जो रिएक्शंस हैं जनरली वो एक रोबोटिक काइंड ऑफ रिएक्शंस है। वो कई तरह के सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनमें कई सारी चीजों को वो देखते हैं, करते हैं और उसको ही वो वैसा ही इंप्लीमेंट करने की अपने रियल वर्ल्ड में। तो बट ये जो वर्चुअल वर्ल्ड,
जो आभासी दुनिया और जो रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया है, उसके जो डिफरेंसेस हैं, की डिफरेंसेस हैं, उसको ये जो किशोरावस्था के लोग हैं और युवा हैं वो विशेष तौर पर नहीं समझ पाते हैं। इसलिए रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, इमोशनलिटी के इश्यूज आते हैं, उनको टैकल करना नहीं आता, तो उससे उनके अंदर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर आता है। उससे कई बार वो अपने जिंदगी को भी खत्म करने के प्रयास करते हैं। और कई सारे किशोर और किशोरियां और युवा वर्ग में से लोग अपनी जिंदगियों को नष्ट कर लेते हैं, अपने करियर को नष्ट कर लेते हैं, अपने पूरे तमाम सारी क्षमताओं को खत्म कर देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेम, दोस्ती, संपर्क, परिचय, संबंधों, इन पर स्पष्टता आनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ एक रास्ता है जो मैं बताना चाहता हूं, वो है कि स्कूल लेवल से ही जीवन कौशल शिक्षा जिसको बोलते हैं, लाइफ स्किल एजुकेशन, ये बच्चों को देनी, तो टीचर्स के माध्यम से ये बहुत जरूरी है। सर इसी पर मैं आ रहा था, जैसे कि आपने बताया एआई का यूज करा, एआई के बारे में आपने बताया, तमाम चीजों के बारे में बताया। तो सोशल मीडिया जिस प्रकार से अभी प्रभावी तौर पे देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से यूथ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लगातार हम देखने चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अलग अलग जगहों पर वो काफी एक्टिव रहता है। उनके सर मेंटल हेल्थ पर इस सोशल मीडिया का कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत गहरा प्रभाव है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। और सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल करने की वजह से, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जो रियल वर्ल्ड है और जो रियल कैपेसिटीज हैं, जो हमारी नैसर्गिक क्षमताएं हैं, जो नेचर ने या ईश्वर ने हमको दी हैं, तो वो उन क्षमताओं से हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल, अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। अब जैसे मेमोरी, स्मृति जो है वो हमारी एक नैसर्गिक क्षमता है, प्रकृति ने हमको दी है, वो हमारे भीतर, हमारे मस्तिष्क में उसको दिया। लेकिन एआई के आने के बाद से हम लोग ने अपनी जो नैसर्गिक क्षमता उसको इस्तेमाल करने की बजाय कोई भी सवाल हो, कुछ भी, हम तुरंत से उसमें गूगल करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। या ग्रोक, मेरे पास में एक लड़का आया, आप यकीन नहीं करेंगे कि 15 घंटे चैट जीपीटी से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ये कहना है कि चैट जीपीटी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करता है, एटलीस्ट वो मुझे डांटता नहीं है, वो मुझसे लड़ता नहीं है। जैसे मेरे मदर फादर मुझे डांटते हैं, मुझसे लड़ते हैं, तो चैट जीपीटी मेरी बात सुनता है। तो ये पर लेकिन कभी भी एआई, मशीन लर्निंग, जो रियल मदर फादर हैं, जो रियल रिलेशंस हैं हमारे, जो रियल फ्रेंड्स हैं, जो रियल भाई बहन हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, बल्कि ये एक तरह का आइसोलेशन क्रिएट करते हैं, एक तरह के अलग वर्ल्ड में लोगों को कैद कर देते हैं। इससे बच्चों का जो एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये कि वर्चुअल ऑटिज्म, एक अपनी ऑटिज्म एक समस्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, मशीन लर्निंग, उससे बच्चों के अंदर एक वर्चुअल ऑटिज्म की समस्या उत्पन्न होने लगी है। माने उनके अंदर एक्सेसिव सोशल मीडिया के इस्तेमाल से वही सारे फीचर्स उभरने लगे हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म में आने लगते हैं कई बच्चों के अंदर। दूसरी एक आजकल जो बहुत बात हो रही है वो है पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम, जिस पर काफी बात होती है। जो बच्चे सर्फिंग बहुत करते हैं, बहुत मीडिया देखते हैं, लगातार बदलते रहते हैं, उनका ब्रेन किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करने से मना कर देता है। माने ब्रेन की वो क्षमता ही खत्म हो जाती है कि वो किसी एक चीज पर, आजकल रील्स आ रही हैं, रील्स कुछ सेकंड्स की होती हैं, ठीक है, तमाम सारी चीजें, तो ये तो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो एक तरह से उनके ब्रेन की ये ट्रेनिंग हो रही है कि आप किसी भी चीज पर एकाग्र नहीं हो, किसी भी चीज पर देर तक ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि आप आगे बढ़ते जाएं। कोई भी चीज इतनी चाहे जितनी गंभीर हो, एक रील आती है वो प्रेम के बारे में बात कर रही होती है, दूसरी रील आती है वो अपराध के बारे में बात कर रही होती है, तीसरी रील आती है वो एक कोई जोक दे रही होती है, चौथी रील आती है वो कुछ और गलत कंटेंट दे रही होती है, पर वो लगातार सब कुछ चलता रहता है और बहुत ही कम समय के लिए चलता रहता है। इससे ब्रेन की एक नेगेटिव ट्रेनिंग होती है। तो किसी भी चीज पर, तो आजकल हम लोग मेडिटेशन की बात करते हैं और मुझे कई स्टूडेंट्स ने, कई युवाओं ने आकर के कहा कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग मेडिटेट करने में, ध्यान की विधियां अपनाने में, योगिक एक्सरसाइजेस करने में हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम किसी फ्लेम या लॉ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम किसी चित्र पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे अटेंशन स्पान को, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को ये एआई के आने की वजह से, और इररेशनल यूज ऑफ एआई जरूरी है उसका यूज, लेकिन रैशनली करना जरूरी है। व्यवहारिकता हमें समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम एआई को अपनी जिंदगी में उतारें और एआई को अपने काम में लेना, कि एआई हमको अपने काम में लेने लगे। ये बहुत जरूरी है समझना। सर सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के कंटेंट डल रहे हैं आजकल, उसमें कई बार ये भी देखने को आता है कि जो यूथ होता है, जो युवा होते हैं, वो सेक्सुअल स्ट्रेस को ज़्यादा लेते हैं।
अपनी लाइफ में उस चीज को देखते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं, उसके जैसा वो उसको अपनाना चाहते हैं, तो क्या ये भी उनकी जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव डाल रही है? बिल्कुल, ये हमारे यूथ की यौनिकता को और यौनिकता संबंधी उनकी समझ को बहुत प्रभावित कर रही है, उनकी यौन क्षमता को प्रभावित कर रही है। उनके अंदर वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो एक सर्टेन एज पर आते थे, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, वो एक सर्टेन एज पर आती है, वो एक अर्ली प्यूबर्टी आ रही है और उसके कई सारे दुष्प्रभाव भी देखने में आ रहे हैं। तो हमारी यौन सोच, हमारी यौन भावनाओं, उन सब के ऊपर भी इन सारी चीजों का बहुत गहरा असर है। तो इसकी वजह से कई बार हम देखते हैं यौन अपराध बढ़ते हैं। लोग चूंकि देखते हैं, रील में देखते हैं या किसी इस तरह के कंटेंट को फॉलो करते हैं, तो उसको फिर वो रियल वर्ल्ड में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश के साथ साथ कहीं ये जो एक एज की उम्र होते के लोग होते हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कई बड़ी एज के जो लोग होते हैं उनके साथ भी कई नाबालिग बच्चों के साथ जो केसेस निकल कर आते हैं, उसमें कहीं चीजें बिल्कुल 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 तो कहीं ना कहीं सर ये उसका एक वो स्ट्रेस माना जाए। बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि अंततः ये यौन कुंठाओं को जन्म देती है। इस तरह की चीजें लोगों की, अगर जो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं तो वो यौनिक तौर पर एक तो कई तरह की नासमझियों, कई तरह के गलत तरह की समझ के और कई तरह की यौन कुंठाओं का भी शिकार होते हैं। वो जो देखते हैं वो तो रियल नहीं है, पर वो जो देखे हुए को अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में और रियल में अप्लाई करने, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और कई बार यौन कुंठाएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि जिसकी वजह से वो अपराधी भी हो सकते हैं, पीडोफिलिक हो सकते हैं, बच्चियों के साथ में अपराध कर सकते हैं। जो एब्यूज कहा जाता है, यौन उत्पीड़न जिसको कहा जाता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जितना यौन उत्पीड़न छोटे बेटों के साथ होता है उतना बेटियों के साथ नहीं होता है। क्योंकि दरअसल बेटे एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट है जिनको इजीली कैप्चर किया जा सकता है। बेटियों को फिर भी थोड़ा मदर फादर निगाह में रखते हैं कि वो बच्ची है, कहीं इधर उधर ना चली जाए, किसी गैर के साथ ना चली जाए। लेकिन जो यौन उत्पीड़क लोग होते हैं, जो बच्चों के साथ गलत काम करने वाले लोग होते हैं, वो अब बेटों को भी, बच्चों को भी, इस तरह के लड़कों को भी सॉफ्ट टारगेट मान करके उनको भी यूज करते हैं। तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो इस तरह के सोशल मीडिया पर आने वाली चीजें, लगातार देखने वाली चीजें। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह की जो भी साइट्स हैं, चाहे वो ट्विटर पर, एक्स पर हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पर हो, उनको पकड़ करके उनको बैन किया जाए, उनको रोकने की कोशिश की जाए और बिल्कुल भी लोग इस तरह की चीजों को ना देखें। बल्कि यौन शिक्षा, यौन पर एक स्वस्थ बातचीत, यौन व्यवहार को समझने की जरूरत, यौन व्यवहार की संस्कृति, यौन व्यवहार की सामाजिकता, यौन व्यवहार की जैविकता पर एक स्वस्थ बातचीत को प्रमोट किए जाने की जरूरत है। चलो, इसके अलावा हम देखते हैं ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जैसे कि आपने शहरी क्षेत्रों की बात की कि डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आप भी हैं, तमाम डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार जब कोई स्ट्रेस लेता है या फिर वो उसकी जो हरकतें थोड़ी अलग अजीबोगरीब तरह की लगने लगती हैं, तो वो इसे किसी प्रकार की बीमारी ना मानते हुए अंधविश्वास की ओर फोकस करने लगते हैं। ऐसे मामले सर जब आपके पास आते हैं तब किस तरह से आप? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि और शहरों में भी बल्कि कई लोग हैं, गाँव में ये प्रवृत्तियां कुछ ज्यादा होती हैं कि अवेयरनेस लोगों में कम होती है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास नहीं होती है, रैशनैलिटी लोगों के पास नहीं होती है। वो कंपैरिजन टू विलेजेस शहर में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे ऐसे केसेस जो सही इलाज लेने की बजाय टोने टोटके करवाना, जादू टोना करवाना या भूत उतरवाना या ये सब करना, प्रेत बाधा दूर करवाना, इस तरह की चीज़ों की तरफ लोग वक्त जाने लगते हैं। अभी हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो फेथ हीलर्स हैं, जो लोग फेथ बेस्ड हीलिंग करते हैं, चाहे वो पंडित, पुजारी, मौलवी, कुछ भी लोग जो इस तरह के लोग होते हैं, तो उनके बीच में जाकर के अभी हमने कि हम उनको ओरिएंट करते हैं कि भाई ये कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इन मेंटल प्रॉब्लम्स को काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से या दवाओं से ही करेक्ट किया जा सकता है। तो हमने एक मॉडल विकसित यहाँ मध्य प्रदेश में करने की कोशिश की। दुआ और दवा दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको अगर दुआ करनी है, आप दुआ भी कीजिए, लेकिन उनको दवा के लिए जरूर रेफर कीजिए। तो गांव में इस तरह की चीजें होती हैं, शहर में इस तरह की चीजें होती हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों से उनको अपने यहाँ दवा के लिए बुलवाएं, तो एक इंटीग्रेशन हो सके। माने जो फेथ हीलिंग की जो प्रोसेस है और जो मेडिकल साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हीलिंग है, उन दोनों के बीच में एक बेहतर समन्वय हो सके, एक उसकी कोशिश करते हैं। दूसरा ये है कि ये बिलीफ सिस्टम का भी मामला है। लोग दरअसल ठीक कैसे होते हैं? लोग अपने विश्वास से ठीक होते हैं, लोग अपने कुछ पर्टिकुलर फेथ
उनके पास में होते हैं, उनसे लोग बाग ठीक होते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, जब तक उसको फॉलो नहीं करते हैं लोग ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षा को प्रमोट करेंगे, जैसे जैसे हम साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट करेंगे, लोगों के अंदर जो उनके तमाम सारी जो गलत धारणाएं हैं वो उनके अंदर से खत्म होंगी और लोग साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक अवेयरनेस की तरफ को आएंगे और लोग पॉजिटिव साइड आकर के लोग जो साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसकी तरफ को लोग जुड़ेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको अब हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तौर पर जानते हैं, वहां पर जाकर के मेंटल हेल्थ डायलॉग्स करना, लोगों से बात करना और उनको ये बताएं ये भूत प्रेत आना असल में कुछ नहीं होता, ये जादू टोने कुछ नहीं होते, ये हमारी अलग बदली हुई मनस्थिति, हमारे तनाव, हमारे अंतर्द्वंद, उनका ही ये परिणाम होता है। तो जैसे जैसे शिक्षा में इस बात को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जैसे जैसे हम अलग अलग जागरूकता की गतिविधियों से लोगों को हम समझा पाएंगे, वैसे वैसे ये समस्याएं धीरे धीरे दूर हो पाएंगी। सर बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात आपने इस समय बताई है तमाम दर्शकों को। सर मैं अब आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक तुरंत ऐसी कौन सी आदत है जो चाहे वो युवा हो या हर वर्ग का व्यक्ति हो, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए और क्यों? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण आदत, अगर आप नशा करते हो तो आप तुरंत छोड़ दें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप बहुत गुस्सा करते हो, गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लें। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप किसी से ढंग से बात नहीं करते हो, चिढ़ते हो, बात बात में नाराज होते हो, उसको बदलना सीख लें, पॉजिटिव कम्युनिकेशन सीखें और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को सुनने की क्षमता अपने अंदर पैदा करें, टॉलरेंस अपने अंदर पैदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं साथ में ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो लोग मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए टेली मानस सेवा शुरू की है। उसका नंबर 14416 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 180089144416। ये दो नंबर्स को आप ध्यान रखें और अपने इन दो नंबर्स में से किसी भी नंबर पर बात करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। टेलीफोनिक काउंसलिंग हो सकती है, 24x7 बात कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मिल सकती है और प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हो तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसको बोलते हैं मनहित ऐप, MANNHIT। इसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उस पर अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता उसमें पैदा कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ में उसके माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि किस तरह से जो ऐप है उसकी भी शुरुआत कर दी गई और आपने जिस प्रकार से जो मैसेज दिया है आज तमाम दर्शकों को, वाकई में कहने की जिस प्रकार से जो समय चल रहा है उस दौरान ये ज़रूरी हो जाता है कि इन बातों को अपनाएं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि देखिए मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो कोई कमजोरी नहीं है, बस इसे पहचानना और उसकी वास्तविकता को स्वीकार करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर राहुल शर्मा ने आज जिस प्रकार से हमें बताया और किस प्रभावी ढंग से उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आप इससे बाहर निकल सकते हैं, इससे आप दूर रह सकते हैं और आप इससे बच सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भी स्ट्रेस में जी रहे हैं तो उसे आज ही त्याग दें, डिप्रेशन में तो उसे त्याग दें, कुछ चीज़ों को सीखें, आगे बढ़ें, क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी यह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, जब तक कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। नमस्कार।